सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत काफ़ी पॉजिटिव थे। उसकी तर्ज पे शुरुआत हुई बढ़िया, करीब 150 अंक, पौने 200 अंकों के आसपास की तेज़ी इंडेक्स में देखने को मिली। एक समय में 16,900 के ऊपर भी निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज भी हो रहा था। हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट हुआ और उसके बाद एक रेंज में फंसा रहा सेकेंड हाफ तक। लास्ट आवर मार्केट्स में सेल ऑफ आया, स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स खुलने के बाद। वहाँ से संकेत भले तेज़ी के थे, लेकिन बाजारों में बिकवाली जो थी वो एक्सटेंड करते हुए दिखाई पड़ी और मोर और लेस चॉपी सेशन के बाद मार्केट जो है फ्लैट जाके बंद होता दिखाई पड़ा। निफ्टी 5 अंकों की तेज़ी के साथ प्री एडजस्टमेंट मैंने देखा था, इस तरह की बिकवाली देखने को मिली और सेंसेक्स और बाकी मार्केट्स के अंदर भी प्रेशर जो था वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज आपको टेक महिंद्रा दिखाई पड़ेगा, हीरो मोटोकॉर्प दिखाई पड़ेगा, इन्फोसिस, एचसीएल जैसे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। यानी कि आईटी में सिलेक्टिव आईटी जो कि तेज़ी में कामकाज करता है। लास्ट टाइम इनफैक्ट टीसीएस भी थोड़ी तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। लूजर्स में इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पे बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में एबीबी नंबर्स का साफ इम्पैक्ट, एक समय में 11-12% तक का मूव यहाँ देखने को मिला। डिक्सन में हाल फिलहाल की तेज़ बिकवाली के बाद वापस पुल बैक कह सकते हैं, जो कि आज देखने को मिला। हनीवेल ऑटोमेशन और गुजरात गैस जहां पे लास्ट आवर में बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। ये कुछ और नाम थे जहां पर तेज़ी देखने को मिल रही थी। मिड कैप लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टी, दीपक नाइट्राइट, इंडिया मार्ट और आईडीबीआई, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इंडिया मार्ट खासतौर से जैसे जैसे जोमेटो की वैल्यू इरोड हो रही है, इंडिया मार्ट की वैल्यू भी इरोड हो रही है। जोमेटो करीब 62-63 के जोन में आ गया, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। अच्छा, एफ&ओ टॉप गेनर्स में आज एबीबी का नाम शुमार था, सीमेंस का नाम शुमार था, टेक महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प। 4 में से 2 नाम निफ्टी के गेनर्स जो थे वो एफ&ओ के टॉप गेनर्स बनते हुए दिखाई पड़े और एफ&ओ लूजर्स में इंटेलेक्ट, गोदरेज, दीपक नाइट्राइट, कैनफिन होम जहां पे कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज ओवरऑल अगर सेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेशर था रियल्टी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा था। आईटी और पावर स्पेस के अंदर कुछ हद तक खरीदारी आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। स्पेशली पावर में अदानी पावर नंबर्स आए, नंबर्स का लोअर लेवल से चलता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल, ऑटो, एनर्जी, ये कुछ और ऐसे इंडेक्स हैं जो कि तेज़ी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मूव इन स्टॉक्स के अंदर आज के सत्र में देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल कहाँ गए? हाँ, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आ रहा है, IRCTC वाटर बॉटल प्राइस 15 रुपये, लेस देन प्राइवेट प्लेयर्स पर बॉटल। इसका कोई खास रेलेवेंस? अगर स्टॉक रिलेटेड रेलेवेंस की बात करें तो ये भी देख लीजिए कि उसके कुल कारोबार का कितना हिस्सा वाटर बॉटल से आता है, तो आपको ज़्यादा क्लियर तस्वीर समझ में आ जाएगी। और 5 रुपये कम होने से कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि उनकी तो कॉस्ट और कम हो गई और मार्जिन कम हो गया। आप अगर कोई चीज़ 2 रुपये की बना रहे हो और 20 रुपये में बेच सकते हो और आपको 15 में बेचना पड़ रहा है, तो कोई बाहर वाला आके तो स्टेशन में पानी खरीदेगा नहीं ना, पैसेंजर ही खरीदेगा और पैसेंजर उसको 15 रुपये में ही लेगा, तो उससे तो उनके मार्जिन और श्रिंक होगा उल्टा, सब्सिडाइज्ड रेट होने की वजह से। तो ये तो और नेगेटिव होता है स्टॉक के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। देवयानी इंटरनेशनल पे सर एक ही चीज़ है कि इसके नंबर्स तो बेटर थे, लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, ये स्टॉक को आप ज़रा उसी नज़र से देखिएगा, क्योंकि ये पिछली बार जो इनकी पेरेंट है, उसका नाम में से स्किप हो रहा है, उसमें वरुण बेवरेजेस, वहाँ पर भी जो मूव था वो इसी तरह का था, एक तरफा। बिकॉज स्टॉक जो है वो जिस ग्रुप का है वहाँ पर एक अच्छे मूव आते हैं, लेकिन स्टॉक के नंबर्स अभी भी भाव से सपोर्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर रख सकते हैं नंबर्स के लिहाज से, एटलीस्ट अभी। लेकिन अभी बहुत क्वार्टर बाकी हैं, धीरे धीरे आप सिचुएशंस को इवैल्यूएट या रिव्यू करते रहिएगा। सर इन्फो एज नौकरी, मनोज साहब पहले भी इस पर बात हुई है और अभी बोल रहा हूँ कि ये जिस कंपनी के खुद के कारोबार से ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ होती हैं, वो होल्ड को का स्टेटस ले लेता है, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे जोमेटो इरोड हुआ, मार्केट में ये सेंटिमेंट बनना शुरू हो गया कि बाकी स्टार्टअप की वैल्यू भी ऐसी ही इरोड हो सकती हैं। तो वो लिस्टिंग प्राइस, जैसे आप डिलीवरी में भी देख रहे हैं कि नॉन लिस्टेड जब ये IPO था तो 950 रुपये के आसपास का इशू प्राइस होता था, लेकिन वहाँ से अब आपके सामने जो प्राइस बैंड आया वो कुछ और आया। तो चीज़ें जो हैं ऐसे बदलती हैं समय के हिसाब से, और धीरे धीरे जब एक्चुअल बाज़ार में आती हैं ये नॉन लिस्टेड कंपनीज़, तो सिचुएशन कुछ और होती है। तो इसीलिए इन्फो एज को मार्केट इसीलिए पनिशमेंट दे रहा है कि जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ घट रही हैं, वैसे वैसे स्टॉक की वैल्यू भी घट रही है। तो लाइकवाइज आपको यहाँ पर अपनी कॉल लेनी होगी, और रिव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर
2-3 क्वार्टर में नंबर्स को देखते रहिए, उसके बाद कॉल लीजिए। 10 साल का फैसला आज बैठ के आप नहीं कर सकते। कल को होता है जोमेटो से कहीं ज़्यादा बेहतर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दें तो सिचुएशन बिल्कुल पलट जाएगी। तो इसीलिए बेटर है ही कि आप इन्वेस्ट करने के टाइम पर अगर कोई 10 साल के लिए शेयर ढूंढ रहे हैं तो आप उसे हर 2 क्वार्टर, 1 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में देखते रहिए, तभी सिचुएशन एक्चुअल क्लियर होते हुए दिखेगी आपको। IBRL के रिजल्ट्स की भी डेट नहीं आई है संजय सर, तो ज़रा रिजल्ट्स आ जाएं, वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी। एक्यूमुलेटिंग अपोलो हॉस्पिटल अंडर 4000, मनीष साहब ठीक फैसला लग रहा है सो फार। तो वो बात अलग है, चला 2400 से शेयर है, लेकिन ठीक है 2400 से चल के ऊपर गया, वहाँ से नीचे भी तो आया है, तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक कंपनी है। आप इसको अगर समय दे सकते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लार्जेस्ट प्लेयर है। कुछ स्टैट्स अगर आप चाहेंगे तो मैं बता भी देता हूँ कि 72 हॉस्पिटल्स हैं, अराउंड 10,000 के आसपास के बेड्स हैं, 2200 के आसपास इनके पास इनकी मेडिसिन शॉप्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, और मेजर प्रेजेंस पूरे इंडिया में है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो कि दिल्ली में है, जिसे हम इंद्रप्रस्थ अपोलो के नाम से जानते हैं, जो अलग से लिस्टेड भी है, वो इनकी सब्सिडरी है। और रियलाइजेशन पर बेड के हिसाब से शायद 42 से 44 हज़ार रुपये पर बेड के आसपास का इनका रियलाइजेशन होता है। वो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड ARPOM वो इनका इतना रहता है। बाकी डिटेल आप चाहते हैं तो मेरे ट्विटर हैंडल पे मैंने कुछ दिन पहले ही किया था, आप वहाँ पर सारी डिटेल ले भी सकते हैं। LIC IPO कैन क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म, अगर आप पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं, अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप पूछ रहे हैं तो समय बता पाएगा किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कैम्स के नंबर से सुमित साहब आज रिएक्शन तो ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन टू अर्ली टू से है अभी कुछ भी कहना, क्योंकि नंबर्स अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। एनालिस्ट कॉल होती है, ब्रोकरेज व्यूज़ होते हैं, उसके बाद सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन हाँ, बाजार ने आज इमीडिएटली तो एक बढ़िया रिएक्शन दिया था स्टॉक के ऊपर, एक डिप और डिप के बाद स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था, लेकिन मार्केट टूटा है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो अभी एक दिन तो आपको देना पड़ेगा इसके नंबर्स को, सेटल होने दीजिए, समझने दीजिए, कॉल्स होने दीजिए, उसके बाद जाके ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिल पाएगी। अच्छा, IEX में सिनेरियो सिचुएशन ऐसी है विवेक जी कि अभी टैरिफ रेट्स हायर साइड पर हैं। तो अच्छा, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। IEX को पिछली बार देखिए ये चला कब था, प्री एडजस्टमेंट, यानी वो बोनस स्प्लिट जो आया था उससे पहले ये चला किस भाव पे था, और वहाँ से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी है। उस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उतना परसेंटेज को आप जोड़ कर रख सकते हैं कि यहाँ तक इसका दाम, मतलब EPS जो बढ़ती है उसके हिसाब से आप वैल्यूएट कर लीजिए कि अगर वो EPS पे उतना दाम पे था, ये EPS बढ़ी होगी वहाँ से लेकर अब तक, तो ये EPS पे उसकी कितनी दाम बैठ सकता है या कहाँ पर आप ले सकते हैं। ये एक फेयरली वैल्यूड का कैलकुलेशन होता है कि हाँ, यहाँ तक आते आते बाजार शायद इसको वैल्यू देना शुरू कर दे, तो उससे आपको एक मोटा मोटा नंबर मिल जाएगा कि यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। और कितना रिट्रेस हुआ है, मान लीजिए 200 रुपये का शेयर चल के 400 रुपये गया था या 600 रुपये गया था और वहाँ स्प्लिट होकर वापस 200 रुपये आ गया है, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसके प्री एडजस्टमेंट प्राइस और पोस्ट एडजस्टमेंट प्राइस कितना बैठ रहा है। जैसे जुबिलेंट फूड का बताता हूँ, 520 रुपये के आसपास आज कल मैंने इसका दाम देखा था, वो प्री एडजस्टमेंट बैठता है 2620 रुपये के आसपास, 2600 रुपये के आसपास, 2440 का ईयर लो है। तो किसी बुरे समय में ये 2400 की रेंज में वापस मिल जाता है तो एक अच्छी डील हो सकती है। ये ईयर लो के आसपास है अगर आप कंपनी भरोसा करते हैं तो। लेकिन वो एक वहाँ से आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, बहुत डाउन साइड वहाँ से नहीं होगा। 5 बार लोअर, 5 बार ईयर लो तोड़ देगा, 6 बार तोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कंपनी अच्छी है तो इसलिए लाइकवाइज आप IEX को भी देख सकते हैं। हाँ सर, बोरोसिल रिन्यूएबल के नंबर्स थोड़े से वीक देखने को मिले इस क्वार्टर में, और वो अभी ही आए हैं कुछ देर पहले, तो बहुत कुछ नहीं देख पाया, लेकिन ये पता है मोटा मोटा कि नंबर्स थोड़े से वीक हैं, तो देखना पड़ेगा। लेकिन सिचुएशन वाइज क्योंकि चला ही बहुत है तो वीक नंबर ऑफ पनिशमेंट इस टाइम ज़्यादा मिलेगा इनको। ओके, मन्नापुरम, मुथूट एंड TTML सर आप जानते हैं नंबर से आहेट चल रहा है, एक तरफा चला है, एक तरफा गिर भी जाए तो हैरत नहीं होगी, क्योंकि TTSL के कारोबार को लोग TTML से कंफ्यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो चला है। तो ज़रा उसको देख संभल के आप काम करिएगा। मुथूट मन्नापुरम में ज़्यादा बेहतर मुथूट है, क्योंकि ब्रांचेस ज़्यादा बड़ी हैं, 8 करोड़ लोन पर ब्रांच का इनका शायद AUM है, 181 टन गोल्ड इनके पास है, और एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नेटवर्क वाइज इनकी पूरे इंडिया में है। मन्नापुरम को SME बिजनेस जो है वो हिट करता है, मुथूट को इतना नहीं करता है, तो इसलिए इन तीनों में सबसे बेटर सिचुएशन में मुथूट आपको दिखाई पड़ सकता है। डिक्सन, प्रियंका जी, डिक्सन के केस में वो शाओमी वाली खबर का ही एक इम्पैक्ट देखने को मिला और बहुत ज़्यादा
मतलब 3160 रुपये इसका मैंने प्राइस पढ़ा था, शायद इंडिया मार्ट का ये QIB प्राइस था। एनीवेज, लेकिन डिक्सन ने केस में मैम सो फार कंपनी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर टूट तो रहा है। आज पुल बैक मिला है, आपको भी पुल बैक मिले, थोड़ा सा रीजनेबल प्रॉफिट हो, लॉस कम हो तो आप निकल जाए, लेकिन यहाँ पर तो आपको बेचने को मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक ने एक्सट्रीम रिएक्शन दिया है, तो थोड़ा समय में वापस ऊपर भी आएगा ही। ऊपर की तेज़ी मिले, लॉस कम हो, वहाँ आप निकलने की पहली प्रायोरिटी रखें, वो ज़्यादा बेटर है। फेयरली वैल्यूड स्टॉक अभी बाज़ार में अभी भी बहुत सारे नहीं हैं, तो ये मत सोचिए कि हाई लेवल से करेक्शन आ गया तो भी बहुत करेक्शन मिल गया है और आप एंटर कर सकते हैं। जब करेक्शन आता है तो बहुत डीप करेक्शन आता है, कभी कभी टाइम वाइज करेक्शन ना है, भगवान से बस यही मनाइए कि प्राइस वाइज करेक्शन तो झेला जा सकता है, टाइम वाइज को झेलना बहुत मुश्किल है। तो टाइम वाइज करेक्शन ज़्यादा मुश्किल होता है, एटलीस्ट उससे बचें। तो अगर कोई भी तेज़ी मिले आप निकल जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, वेंकीज़ फॉर जिम सप्लीमेंट्स, सर ये बहुत पुराना बिजनेस है वेंकीज़ का, जितना मैं जानता हूँ मेरे ख्याल से 4 साल से तो मैं इसको देख ही रहा हूँ, और अगर है भी तो भी मतलब हार्डली मैटर्स वेंकीज़ के बिज़नेस को लेकर, क्योंकि वेंकीज़ के पास बाकी भी बहुत सारे कारोबार हैं। ये फूड बिज़नेस के अंदर है, हेल्थ बिज़नेस के अंदर है, जिम सप्लीमेंट बिज़नेस के अंदर है, रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर है, फुटबॉल टीम भी है इनकी अपनी, जैसे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उनमें से एक बिज़नेस है बहुत छोटा है, सप्लीमेंट बिज़नेस। तो बेटर है कि आप इनके मेजर बिज़नेस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो कि एनिमल बिज़नेस है, यानी कि फीड बिज़नेस है और एनिमल बिज़नेस है, वो दोनों इनके लिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेडिको, निखिल साहब ये कंपनी ठीक लग रही है, क्योंकि 1200 रुपये के आसपास के हाई से और 800 रुपये 900 रुपये की रेंज में काम काज कर रहा है। लिकर की डिमांड वैसे भी इंटैक्ट है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इंटरेस्ट रेट पे बहुत इम्पैक्ट होता नहीं, ब्याज इनके थोड़े ज़्यादा, मतलब लोन लिया उसका इम्पैक्ट आया खाली, लेकिन बाकी इनके ऊपर कोई खास इम्पैक्ट आना नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी डिमांड तो इंटैक्ट रहती है। मेजर सेगमेंट में, वुड का सेगमेंट में की डोमिनेंट प्लेयर है, उसमें इनका शायद 60-62% के आसपास का मार्केट शेयर है। सेकेंड लार्जेस्ट IMFL की कंपनी इंडिया की है ये, और इंडियन कंपनी है तो पैठ भी अच्छे से मजबूती ले रही है अपनी। स्टिफ कंपटीशन रेडिको को दे, यूनाइटेड स्पिरिट्स को दे भी रही है, लेकिन उनका सेगमेंट ज़्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा प्लेयर है। उनकी 72 मिलियन केसेस की कैपेसिटी है, इनकी 21 या 22 मिलियन केसेस की कैपेसिटी है, इसलिए मार्केट कैप में भी 3 गुना का अंतर है। लेकिन हाँ, है वैल्यू इसमें, बस ये ध्यान रखिए कि 200-300 रुपये पहली बार मैंने इसे देखा था, वहाँ से 900 रुपये आ चुका है, तो थोड़ा सा ईज आउट होता रहे, आप आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं सर। अच्छा, रुचि सोया, अग्रवाल साहब आज रुचि सोया लगा था कि नीचे आएगा सुबह, वो इसमें 6.5 करोड़ शेयरों की इक्विटी आज डाइल्यूट होने वाली थी, एंकर बुक खुलने वाली थी, तो वो खुली और शेयर नीचे गए, लो लिया, अभी 6-6.5% के आसपास के लोस के आगे खुला, लेकिन वहाँ से एक बढ़िया रफ्तार और 10% सर्किट टक गया। तो सिचुएशन को देख के लग रहा है कि शायद वो अभी रुकेगा नहीं, अभी थोड़ा और इतनी बड़ी सप्लाई को एब्जॉर्ब करके अगर स्टॉक, तो अभी तो और चल सकता है। तो अभी मीडियम टर्म तो आप रखिए ही इसे, एटलीस्ट अगर आपके पास हैं तो, और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा कि अदानी की मार्केट कैप को शायद मैच करे। अगर वो भी करता है तो 3 गुना है, वहाँ से आधा भी जोड़ लेता है तो भी बहुत बढ़िया प्राइस मिल जाएगा। तो 1500-2000 ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ओवरहैंग रहेगा हमेशा कि प्रमोटर के पास अभी भी 8% स्टेक है, जो कि ऑफलोड होने आएगा, वो ऊपर के प्राइस पे ही आएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, PSU होती है डिस्काउंट पे आता। तो अगर ऊपर के लेवल पे ऑफलोड होने आता है तो आपके लिए एक मौका होगा कि एक्स्ट्रा सप्लाई आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आप उस समय मतलब रखिए अपने पास, तेज़ी देखना देखिए, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी ज़रूर लेते चलिएगा। अच्छा, इंडियन मार्केट US मार्केट पर इतनी निर्भर क्यों है? सुमित साहब, एक हम डॉलर में डील नहीं करते हैं, हम रुपये में डील करते हैं। डॉलर हमसे 74 रुपया के लेवल पर है, यानी कि हमसे 74 टाइम्स ऊपर मान लीजिए आप उसे, मोटा मोटा $1 को। तो ऑब्वियसली बात है, जब फ्लोज आएंगे तो ज़्यादा बड़ी प्राइसेस में आएंगे। कोई भी डॉलर डालेगा इंडिया में तो ज़्यादा बड़े डॉलर पैसे डालेंगे इंडिया में, और जब जाएंगे तो भी ज़्यादा ही दिखेंगे आपको जाते हुए। इतने करोड़ की बिकवाली, इतने करोड़ की खरीदारी आप देखते ही हैं। 1 2 FIs के केस में उनको कोई इससे मतलब नहीं कि कौन सी मार्केट से क्या हो रहा है, उनको पहले चीज़ चाहिए अपनी प्रायोरिटी में रिटर्न्स। तो अगर किसी इकोनॉमी का उनको ज़्यादा बेटर रिटर्न आने का दिख रहा है एवेन्यूज़, तो यहाँ से निकलते वहाँ चले जाते हैं। ये सालों साल से हो रहा है, आप शायद पहली बार में भी ट्रैक कर रहे हो, लेकिन सालों साल से ये चीज़ हो रही है कि FIs यहाँ से पैसा निकालते हैं, वहाँ डालते हैं, वहाँ से निकालते हैं, यहाँ डालते हैं। ये इससे पहले भी FIs इतना इक्वाली करके जा चुके हैं। क्वांटम बड़ा है क्योंकि बाज़ार की साइज़ बड़ी हो चुकी है, लेकिन ऐसे इस तरह की इंटेंस सेलिंग हो चुकी है, फिर हो जाएगी, फिर बाइंग आएगी।
कहीं ना कहीं जाके कोई चीज़ की एक वैल्यू निकलती ही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं तो जोमेटो की भी फेयर वैल्यू बनाओगे, कहीं तो आप पेटीएम की भी फेयर वैल्यू बनाओगे, कहीं आप किसी ना किसी कंपनी की फेयर वैल्यू तो निकालोगे। ऐसी इंडियन मार्केट की कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू निकल आएगी। इन्फ्लेशन का अगर गवर्नमेंट ठीक से उसे टैग कर गए और इन्फ्लेशन ईज आउट कर दिया, इंटरेस्ट रेट वापस नॉर्मलाइज हो गया, डिमांड स्ट्रांग हो गई, जीएसटी के नंबर अच्छे आ गए, तो एक सिनेरियो अच्छा ही बन रहा है ना, तो वहाँ पर फिर पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा बड़ा कंसर्न नहीं है। रही बात मार्केट के, तो आप ये भी तो उल्टा देख सकते हैं कि कल हमारी मार्केट टूटी तो यूएस मार्केट टूटनी चाहिए थी, नहीं टूटी। तो ऐसा नहीं है, ट्रैक्शन होता है और मार्केट्स का अलग अलग जगहों से पिक होता है। कभी कभी यूएस मार्केट तेज़ होती है, हम धीरे होते हैं, आज जैसे हुआ। कभी कभी हम बहुत, यूएस मार्केट लगातार 3 दिन से तेज़ी में थे, हम लगातार 3 दिन से बिकवाली में। कभी यूएस मार्केट मंदी में होती थी, हम तेज़ी पकड़ते थे। हज़ार पॉइंट हमने भी निफ्टी में देखा है 3-3 दिन के अंदर बढ़ते हुए। तो जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से ईज आउट भी हो रहा है। तो ऐसा कोई बड़ी बुरी चीज़ तो नहीं है। ठीक है, बिकवाली आ रही है, आने दीजिए, मौका दे रही है आपको, नीचे आएंगे, फिर खरीदारी करिए, फिर वापस चलना शुरू हो जाएगा। कोई कारोबार बंद नहीं हुए अभी भी। आज भी लॉयड की मैनेजमेंट या वोल्टास की, हैवेल्स की मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि लॉयड की सेल अब तक की रिकॉर्ड में जा रही है। गर्मी में एसीज़ की डिमांड रिकॉर्ड स्तरों पर है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर एसी रिकॉर्ड पर है तो कॉइल की रिकॉर्ड होगा, उसके अंदर क्या जो कॉपर यूज़ होता है वो भी उनका रिकॉर्ड यूज़ किया गया होगा, स्विचेस भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। तो लाइक वाइज चीज़ें दिख ही रही हैं, डिमांड बढ़ ही रही है, और कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी तो हमारी है 140 करोड़ लोगों की। तो उस हिसाब से भी आप इंडियन मार्केट को ज़रूर देख सकते हैं। चलिए खैर, अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊँगा, माफ़ी, बहुत सारे लोगों से आज की बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है और रिलायंस के रिजल्ट्स भी हैं, तो ज़रा ध्यान संभल कर आप ट्रेड करिएगा। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर मैं मौजूद रहूँगा।